15 जनवरी 1947 को अमेरिका के लॉस एंजलिस में सुबह 10 बजे के करीब बेट्टी बरसिंगर नाम की एक महिला अपनी 3 साल की बेटी के साथ जूते मरम्मत की दुकान पर जा रही थीं। अभी वो लाइमर्ट पार्क से गुजर ही रही थी कि फुटपाथ से उसे थोड़ी ही दूर एक अजीब सफेद रंग की चीज दिखाई देती है। पहली नजर में तो वो उसे पुतला समझ लेती है, मगर जब वो पास जाके ध्यान से देखती है तब उसके होश उड़ जाते हैं। दरअसल वो जिस चीज को देख रही थी वो कोई पुतला नहीं, बल्कि किसी लड़की की लाश थी। लड़की के शरीर पर एक भी कपड़ा मौजूद नहीं था और उसे कमर के भाग से 2 भागों में काटा गया था। दोनों भाग एक दूसरे से थोड़े से इंच दूर थे। देखने में यह दृश्य अपने आप में ही काफी भयानक था। उसके मुंह से कान तक दोनों साइड चीरा लगाया गया था। देखने में ऐसा लग रहा था जैसे कातिल ने स्माइली फेस बनाने की कोशिश की होगी। हैरानी की बात तो ये थी कि इतनी दर्दनाक मौत मरने के बाद भी लड़की के डेड बॉडी के पास एक भी खून की बूंद नहीं थी। मतलब साफ था कि कातिल ने कहीं और कत्ल करके बॉडी का यहां लाकर फेंक दिया होगा। बेट्टी बरसिंगर ये सब देख के पूरी तरह घबरा जाती है और वही एक पास के घर जाकर पुलिस को फोन करती है। कुछ ही देर बाद लॉस एंजलिस पुलिस मौकाए वारदात पर पहुंचती है और डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर मेडिकल जांच के लिए भेज देती है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये केस आगे जाके इतना फेमस होने वाला था कि लोग खुद आकर बोलेंगे कि ये कत्ल हमने किया है। पर इस कहानी में आपको खुद अपना दिमाग चलाना है और कहानी के बीच में जो भी आपको कातिल लगे उसका नाम वीडियो को पॉज करके कमेंट कर दीजिएगा। तो वेलकम टू द केस। माय नेम इज दिलीप एंड यू आर वॉचिंग The case of Black Dahlia. इस मामले में कातिल इतना शातिर था कि लॉस एंजलिस पुलिस का तो क्या, अमेरिकन एफबीआई का भी सिर चकरा जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चलता है कि लड़की की हत्या तकरीबन 10 से 12 घंटे पहले की गई है और लड़की की मौत सिर के अंदरूनी ब्लीडिंग की वजह से हुई है। उसके शरीर के ऊपर के घाव से जाहिर है कि उसे हत्या से पहले बुरी तरह से टॉर्चर किया गया होगा। जांच में यह भी पता चलता है कि उसकी बॉडी का सारा खून निकालकर उसे कई बार पानी से धोया गया होगा। इसीलिए जहां लड़की की लाश मिली वहां एक भी खून की बूंद नहीं मिली थी। पोस्टमार्टम में और भी हैरान कर देने वाली बातें सामने आई थीं, जैसे कि छाती और जांघ के पास से कुछ मांस के टुकड़े भी निकाले गए थे। इसके अलावा शरीर के 2 टुकड़े भी बड़ी सफाई से किए गए थे, जो कि एक डॉक्टर लाइन से जुड़ा व्यक्ति ही ऐसा काम कर सकता था। जांच कर रहे डॉक्टर को एक और शॉकिंग बात पता चली कि लड़की के चेहरे पर जो मुंह से कान तक चीरा मारा गया था वो लड़की के जिंदा रहते किया गया था। इधर लॉस एंजलिस पुलिस ने एफबीआई की मदद से उस लड़की के बारे में 1 घंटे में पूरी जानकारी निकाल ली थी। दरअसल अमेरिका में जब भी कोई क्रिमिनल पकड़ा जाता है या कोई व्यक्ति सरकारी काम में लगता है तब उसके फिंगरप्रिंट और जरूरी जानकारी एफबीआई के डेटाबेस में दर्ज की जाती है। उस लड़की की जानकारी भी एफबीआई के डेटाबेस में 2 बार दर्ज हुई थी। पहली बार तब जब उसने सेना में कुकिंग क्लर्क के लिए आवेदन किया था और इसके ठीक 7 महीने बाद पुलिस ने उसे कम उम्र में शराब पीने के जुर्म में गिरफ्तार किया था। मरने वाली लड़की का नाम एलिजाबेथ शार्ट था, जो कि बोस्टन की रहने वाली थी। एलिजाबेथ के माता पिता की 5 बेटियां थीं और एलिजाबेथ तीसरे नंबर की बेटी थीं। उसके पिता बोस्टन में ही नौसेना के लिए गोल कोर्स बनाया करते थे, लेकिन 1929 में आई मंदी के कारण उनका काम बंद सा पड़ गया था, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो गई थी और उनके लिए गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया था। एक दिन एलिजाबेथ के पिता अपने घर से काम के लिए निकलते हैं और कभी वापस नहीं आते। वो जिस गाड़ी से गए थे वो गाड़ी एक ब्रिज के ऊपर लावारिस हालत में मिलती है। इसीलिए सबको यही लगता है कि उन्होंने ब्रिज से कूदकर हत्या कर ली है। जब उसके पिता घर छोड़कर गए थे तब एलिजाबेथ की उम्र मात्र 5 साल थी। अब परिवार की सारी जिम्मेदारी उनकी मां के ऊपर आ गई थी। एलिजाबेथ की मां नौकरी करना शुरू करती है और जैसे तैसे अपने बच्चों का पालन करती हैं। एलिजाबेथ को बचपन से ही फिल्मों का शौक था। वह अपने दोस्तों के साथ मिलकर फिल्में देखने जाती थीं। उसका सपना था कि वो एक दिन बड़ी होकर हॉलीवुड की प्रसिद्ध अभिनेत्री बनेगी।
साल 1942 में एलिजाबेथ की मां को एक पत्र मिलता है जो किसी और का नहीं बल्कि एलिजाबेथ के पिता का ही था। दरअसल एलिजाबेथ के पिता ने हत्या नहीं की थी, बल्कि उस वक्त वो अपनी कार को ब्रिज पर छोड़कर बिना किसी को बताए कैलिफोर्निया चले गए थे और वहीं से एलिजाबेथ की मां को पत्र लिखकर अपने किए पर माफी मांग रहे थे। यह बात जब एलिजाबेथ को पता चली कि उसके पिता जिंदा है और वो फिलहाल कैलिफोर्निया है, तो एलिजाबेथ की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वो दिसंबर 1942 में 18 साल की उम्र में अपने पिता के साथ रहने के लिए कैलिफोर्निया चली जाती है। लेकिन एलिजाबेथ जब अपने पिता के साथ रहती है, तब 1 महीने के अंदर ही उन दोनों में लड़ाई हो जाती है। इसी कारण से एलिजाबेथ जनवरी 1943 को अपने पिता का घर छोड़ देती हैं। लेकिन वह कैलिफोर्निया में ही रहती हैं और वहां वो वायुसेना के लिए कुकिंग क्लर्क के रूप में काम करती हैं। पर यहां भी कोई अफसर के दुर्व्यवहार की वजह से एलिजाबेथ ये नौकरी भी छोड़ देती है। वहां से फिर वो सेंटा बारबरा चली जाती है, जो कि कैलिफोर्निया का एक शहर है, जहां उसे कम उम्र में शराब पीने के जुर्म में जेल जाना पड़ता है। जेल से छूटने के बाद एलिजाबेथ फ्लोरिडा चली जाती है, जहां उसकी मुलाकात वायुसेना के एक अधिकारी मेजर मैथ्यू माइकल से होती है। कई दिनों की दोस्ती के बाद दोनों एक दूसरे से शादी करने का फैसला करते हैं। लेकिन 10 अगस्त 1945 को मैथ्यू माइकल की एक विमान दुर्घटना में मौत हो जाती है, जिससे एलिजाबेथ पूरी तरह से टूट जाती है। क्योंकि एलिजाबेथ को बचपन से ही सिनेमा से प्यार था, इसलिए अब उसे लगने लगा था कि उसे जो खुशी चाहिए वो उसे सिनेमा में ही मिल सकती है। इसलिए वो सब कुछ पीछे छोड़कर लॉस एंजलिस चली जाती है, जो कि उसके लाइफ की सबसे बड़ी भूल थी। जब वो लॉस एंजलिस जाती है तब उसके पास पैसे नहीं थे, तो गुजारा करने के लिए वो एक होटल में वेटर का काम करती हैं। एलिजाबेथ एक आजाद मन की लड़की थी। वो नए नए बॉयफ्रेंड बनाती और उनके साथ खूब घूमती और पार्टी करती थी। लेकिन कुछ दिनों बाद एलिजाबेथ कहीं गायब हो जाती हैं। अंतिम बार उसे 9 जनवरी 1947 को एक होटल के पास देखा गया था। उसके बाद वो लापता हो गई और 6 दिन बाद 15 जनवरी 1947 को लाइमर्ट पार्क के पास उसकी लाश मिलती है। जब पुलिस को बॉडी मिली थी, तब उस समय कुछ पत्रकार ने मौके पर पहुंचकर डेड बॉडी के फोटो खींच लिए थे। उसके बाद यह खबर पूरे अमेरिका में फैल जाती है। उस समय हर अखबार में इसी खबर का जिक्र होता था। एलिजाबेथ शार्ट को मीडिया ने ब्लैक दाहिला नाम दिया था, क्योंकि एलिजाबेथ ज्यादातर ब्लैक कपड़ों में दिखती और बालों को भी ब्लैक डाई करके रखती थी। और दाहिला शब्द उस समय क्राइम स्टोरी पर बनी फिल्म ब्लू दाहिला से लिया गया था। एलिजाबेथ उस समय इतनी पॉपुलर हो गई थी कि तकरीबन 60 जितने लोग खुद ही पुलिस के पास जाकर क्लेम करने लगे कि उन्होंने ही एलिजाबेथ की हत्या की है। लेकिन जांच में पुलिस के पास उनके खिलाफ ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे कि उन्हें आरोपी माना जा सके। ये केस भी हमारे पिछले वाले केस पालघर ट्रिपल मर्डर की तरह ब्लाइंड केस था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो एक बार जरूर देखना, और अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज लाइक करके सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तभी एक दिन समाचार एजेंसी को फोन आता है। फोन करने वाले व्यक्ति ने खुद को एलिजाबेथ का हत्यारा बताया और साथ ही उनके द्वारा ब्लैक दाहिला पर किए गए रिपोर्टिंग की तारीफ की और मजाक उड़ाते हुए कहा था कि अब तुम लोगों के पास ब्लैक दाहिला से संबंधित खबर खत्म हो गई होगी, इसलिए 3 दिन में तुम्हें एक पार्सल मिलेगा जिसमें ब्लैक दाहिला के कुछ डॉक्यूमेंट होंगे जो तुम्हारी रिपोर्टिंग के काम आएंगे। फिर ठीक 3 दिन बाद 24 जनवरी 1947 को सच में उस अखबार की ऑफिस में एक पार्सल आता है और जब उसे खोल के देखा जाता है तब उसमें एलिजाबेथ का जन्म प्रमाण पत्र, आईडी कार्ड, कुछ उसके फोटोग्राफ और नंबर डायरी मिलती हैं और उसमें अखबारों में छापे गए ब्लैक दाहिला से संबंधित खबर की कटिंग से एक संदेश लिखा गया था। Here is belonging ब्लैक दाहिला, लेटर टू फॉलो। लिफाफे की सभी सामग्री को गैसोलीन से साफ किया गया था, ठीक उसी तरह जैसे एलिजाबेथ के शरीर को साफ किया गया था। इससे साफ था कि पार्सल भेजने वाला व्यक्ति ही कातिल था। पुलिस ने एलिजाबेथ की नंबर डायरी से लगभग 75 लोगों से संपर्क किया, लेकिन अधिकांश लोगों ने दावा किया कि वे उसे केवल थोड़े समय से ही जानते थे।
एलिजाबेथ के शरीर को बड़े सटीक रीत से काटा गया था, इसलिए पुलिस को लगता है कि हत्यारा डॉक्टर लाइन से जुड़ा भी हो सकता है। जहां एलिजाबेथ की लाश मिली, वहीं पास में ही एक यूएससी मेडिकल कॉलेज था। पुलिस वहां भी जांच करती है, लेकिन पुलिस अब भी इस केस को सॉल्व करने के करीब भी नहीं थी। जैसे जैसे मामला ठंडा पड़ने लगा, ब्लैक दाहिला के प्रति लोगों की दिलचस्पी और भी बढ़ने लगी। उसके बाद एलिजाबेथ की हत्या पर कई किताबें और फिल्में बनी। ब्लैक दाहिला पर कई सिद्धांत बाहर पड़े, पर कोई भी सिद्धांत आज तक साबित नहीं हुआ। कई लोग तो एलिजाबेथ की हत्या को दूसरी हत्या से भी जोड़ने लगे, पर उसका भी प्रमाण आज तक नहीं मिला। जांच के समय लेस्ली शॉर्ट को मुख्य संदिग्ध माना गया था, लेकिन पता नहीं क्यों आज तक उसे कभी भी मुकदमे में नहीं लाया गया। कई लोगों का यह भी कहना था कि पुलिस अगर ठीक तरीके से जांच करती तो एलिजाबेथ के हत्या की मिस्ट्री आज सॉल्व हो चुकी होती। पूर्व पुलिस जासूस स्टीव होडेल ने ब्लैक दाहिला मर्डर ए जीनियस फॉर मर्डर नामक एक सच्ची अपराध पुस्तक को प्रकाशित किया। उनका मानना था कि उनके अपने पिता डॉक्टर जॉर्ज होडल ने ही ब्लैक दाहिला की हत्या की थी, पर हकीकत में एलिजाबेथ के साथ क्या हुआ, ये आज भी किसी को नहीं पता चला और शायद कभी पता भी नहीं चलेगा। 77 साल के बाद भी ब्लैक दाहिला का केस आज भी अनसुलझा है।